हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रमेश धनुरे। दोस्तों, अपना चैनल DRH एजुकेशन पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 23 और 24 किसके लिए है? शोषण के विरुद्ध। ठीक है, ये मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, भाग 3 के अंदर। तो हम लोग पूरा डीपली देखने वाले हैं, और जैसे ही संविधान खत्म हो जाएगा तो एक रिवीजन करने के लिए एक फास्ट वीडियो बनाया जाएगा, जो शॉर्ट मतलब डीपली नहीं बनाएंगे, हम एक शॉर्ट लेटर से बनाएंगे। ठीक है, एक रिवीजन बैच पक्का बनाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद किसके लिए बोलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है दोस्तों कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी। तो मानव की तस्करी तो आपने सुना होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो चोरी हो जाते, जो बाहर विदेश में बेच देते या इधर ही कहीं ना कहीं बेच देते, फिर उनसे भीख मंगवाते। ठीक है, और बंधुआ मजदूरी मतलब मजदूरी तो कराते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे, तो उनसे सिर्फ खाने के बदले में काम करा लेते थे। तो दोस्तों, इसको पूरा जानते हैं कि महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार। अनैतिक व्यापार मतलब क्या? वही जो वेश्या वाला काम हो गया, छोटी बच्चों को चोरी करना, ये वेश्या जहाँ पे काम होता है, ठीक है, इलीगल काम, तो उस जगह पे उस बच्चों को, लेडीज बच्चियों को बेच देना, इस तरह का काम। देखिए, बेगारी मतलब बेगारी में वही आता है दोस्तों, काम कराना, जबरदस्ती काम कराना, और ऊपर से पैसे भी नहीं देते थे। ठीक है, या जबरन काम करवाना दंडनीय अपराध है। जैसे किसी आदमी को या महिला या बच्चे को अगर काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप अगर प्रेशर देके अगर उसको काम कराते हो, तो ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य का अपवाद। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक अपवाद है। जैसे हमने बोला कि हम इच्छा के विरुद्ध उसको काम नहीं लगा सकते हैं, तो राज्य बोलता है दोस्तों कि राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे सेना या सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। तो दोस्तों, जो सेना या सामाजिक सेवक है, जैसे जिस टाइम पे इमरजेंसी आता है या कोई त्योहार आता है, और उस टाइम पे वो सेना के किसी भी जवान को अगर छुट्टी जाना है, त्योहार मनाना है, तो उसको छुट्टी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे एक इमरजेंसी सेवा है। ठीक है, तो जो मेला हो गया, ठीक है, बड़े बड़े प्लेसेस हो गए, दिवाली हो गया, तो उस टाइम पे क्या दंगे फसाद जब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वजह से वहां पे हमको मतलब तैनात किया जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, अनुच्छेद 24 देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों के दोनों शोषण के विरुद्ध में है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए उसको रिपीट लिखा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद के कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, वो अपवाद भी है। तो हमेशा आप जो अपवाद रहता है, ठीक है ना, तो अपवाद को हमेशा याद रखा करो। निषेध, तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में किस चीज के लिए निषेध कराया गया है, तो देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। मतलब जहाँ पे खतरा है, जैसे कोई वेल्डिंग चल रहा है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर बच्चों को काम लगाया जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे कोल माइंस है, तो वैसे जगह पे बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। तो आप समझ लीजिए। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, कवरेज। तो यह कानून निजी और सरकारी दोनों तरह के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। मतलब सरकारी काम हो या पर्सनल काम हो, ठीक है, तो दोनों काम के लिए ये नियम लागू होगा। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक प्लेस पे काम नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका एक अपवाद है, उसको भी हम जानेंगे। जो अनुच्छेद 24 है, यह धारा खतरनाक कार्यों पर रोक लगाती है, लेकिन सामान्य या गैर खतरनाक कामों में बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है। मतलब अगर कोई खतरनाक प्लेस नहीं है या कम थोड़ा बहुत खतरनाक है, खतरा है बच्चों को, तो उस जगह पे सरकार बच्चों को काम लगा देती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, संबंधित कानून मतलब जो बच्चों के हित में या ये शोषण का विरुद्ध है, इसके लिए एक कानून बनाया गया है दोस्तों। तो कानून कौन सा है? बाल श्रम। तो इसमें देखेंगे कि निषेध और विनियम। ठीक है, बाल श्रम अधिनियम 1986 और 2016 के संशोधन इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाते हैं। अनुच्छेद 25 जो है वो दोस्तों धर्म की
स्वतंत्रता बताता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ पॉइंट है वो हम देखेंगे। अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या न मानने की पूरी स्वतंत्रता है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम को मानूं नहीं मानूं या किसी भी धर्म को मानूं नहीं मानूं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उनको तो चिंता नहीं कर सकता, ठीक है। वो मेरे दिल में रहेगा, मैं किसी को मानता हूं या नहीं मानता हूं, लेकिन आप सामने उसको नहीं बोलना है कि जा मैं तेरे धर्म को नहीं मानता, इस टाइप का कुछ भी कार्य नहीं करना है, ठीक है। वो दंडनीय अपराध है। प्रचार करने का अधिकार, तो देखिए दोस्तों किसी भी धर्म को प्रचार या प्रसार करने का उसको पूरा अधिकार दिया गया है। धर्म का प्रचार करना और धर्म की शिक्षा का प्रसार करना, ये उनको अधिकार दिया गया है सभी धर्मों को, ठीक है ना। हिंदू शब्द का दायरा, तो दोस्तों जो हिंदू शब्द है इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे अपने इंडिया के अंदर जो हिंदू बोलते हैं हम, क्या हम हिंदू है, तो इसके दायरे में क्या क्या आता है, तो ये थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों हिंदू शब्द के अंतर्गत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 25 पूरा हो गया है, तो अनुच्छेद 26 देखेंगे हम, धर्मनिरपेक्षता। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, तो भारत के अंदर हम सभी धर्मों को समानता से लेके चलते हैं। भारत सरकार जो है और राज्य सरकार जो है वो सभी जो धर्म है सभी को एक समान सपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो इसके कुछ ये पॉइंट्स है। अभी हम जानते हैं कि धार्मिक संस्था, तो दोस्तों जो धार्मिक संस्था होती है, तो धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करना और उनका रख रखाव करने का अधिकार, तो किसको है दोस्तों, किसी भी धर्म का कोई संस्था है, जैसे गुरुद्वारा मान लो सिख धर्मों का, ठीक है ना। तो सिख धर्म में जो गुरुद्वारा है तो उसका जो वो जो संस्था है दोस्तों, तो उसको कहाँ स्थापित करना है, कैसे स्थापित करना है और उसका कार्य कैसे कराना है, ठीक है। जो लोगों को किसको आने देना है, किसी को नहीं आने देना है, ये सभी जो कार्य है ये उसको पूरा अधिकार है उस धर्म को, ठीक है ना। मतलब तो ओनली सिख धर्म नहीं बोला, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी भी धर्म को किस टाइप का अधिकार है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है, आप जो संपत्ति का मेन अधिकार था अपना मौलिक अधिकार, वो संपत्ति का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हमें कुछ संपत्ति का अधिकार था, मतलब उसके अंदर टैक्स लगना नहीं लगना, ठीक ना, उसको कौन लेगा क्या लेगा, तो इसके बारे में है। तो चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार, तो दोस्तों जैसे गुरुद्वारा हो गया, कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, तो उसके अंदर चल और अचल संपत्ति आती है। जैसे कोई कैश दे देता है दान में, मान लो कोई गोल्ड देके गया, अब जैसे बालाजी के टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, ठीक, गोल्ड सिल्वर और कैश सभी चीजें देती है, तो चल और अचल संपत्ति उसका स्वामित्व तो किसका रहेगा, जिसकी वो संस्था है, ठीक है ना दोस्तों। अभी अनुच्छेद 26 कंप्लीट हो गया, अनुच्छेद 27 देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार और बता दूं मैं आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितने भी वीडियोस है मैं सभी में स्पेस छोड़ा हूं जिसमें मैं सामने नहीं आता हूं, ठीक है ना। तो उस टाइप पे एक स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये डिटेल में है, आपको पीएससी के लिए भी काम में आएगा, ठीक है ना। और इसके लिए हम इसके ऊपर से लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी लेंगे, ठीक है ना। 27 देखेंगे दोस्तों हम, कर जो है जो टैक्स है उसे छूट, तो क्या छूट है क्या नहीं है, किस चीज के ऊपर छूट है, वो सब देखने वाले कि राज्य किसी भी नागरिक से धार्मिक प्रचार या रख रखाव के लिए टैक्स की वसूली नहीं कर सकता। मतलब अभी अगला पॉइंट देखेंगे हम, राज्य की धर्मनिरपेक्षता। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का धन किसी एक धर्म के लिए खर्चा न हो। मतलब जो राज्य की धर्मनिरपेक्षता है, मतलब जो भारत देश है हम बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्षता है, तो धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या है, इसके अंदर जो संपत्ति हम राज्य खर्च करता है या सरकार खर्च करती है, तो वो संपत्ति किसी भी एक धर्म के ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट देखेंगे कि प्रतिबंध किस किस चीज पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यह प्रावधान मुख्य रूप से टैक्स पर रोक लगाया था, ठीक है।
टैक्स के ऊपर रोक लगाता है, मतलब टैक्स नहीं लगाना है, ठीक है ना। और लेकिन किसी सेवा के लिए फीस लेने से नहीं रोकता, मतलब कोई स्पेशल सेवा अगर होगा, अगर उसके लिए फीस लेना है, फीस अलग होता है दोस्तों, टैक्स अलग होता है। किसी सामान के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना, या रोड हम जैसे ट्रैवलिंग करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन एक फीस अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 28 देखेंगे हम कि शिक्षण संस्था। तो दोस्तों एक शिक्षण संस्था के ऊपर अनुच्छेद 28 बताता है कि पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो राज्य सरकार अगर किसी संस्था में या किसी स्कूल में अगर उसका निधि पूर्णतः है, मतलब राज्य का फुल सपोर्ट है, जैसे हम सरकारी स्कूल बोलते हैं, तो इस टाइप का जो भी स्कूल है तो उस स्कूल में कोई भी धार्मिक जो प्रशिक्षण है, शिक्षण नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मापदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती। हिंदू की कोई प्रार्थना है तो उस प्रार्थना को बोलने के लिए किसी मुस्लिम बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब उसकी इच्छा है तो बोल सकता है, नहीं इच्छा है तो नहीं बोल सकता है, ठीक है, मना कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 29 देखेंगे जो शैक्षणिक और संस्कृति के बारे में बताता है। एक एक करके आप सब चीजें देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 29 एक क्या बताता है दोस्तों, संस्कृति का संरक्षण। भारत की किसी भी नागरिक अनुभाग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इसका मतलब कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, ठीक है ना। ये 29(2) क्या बोलता है दोस्तों, प्रवेश में भेदभाव पर रोक। जैसे किसी स्कूल में पुराने टाइम में क्या होता था कि अल्पसंख्यक जो है, छुआछूत का जब टाइमिंग था उस टाइम पे स्कूल में आने नहीं देते थे, तो उसके ऊपर रोक लगाया है कि राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों राज्य निधि से चलने वाले जितने भी स्कूल है, ठीक है, संस्था है, उनमें आप जो धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा, इनके आधार पर उन बच्चों के साथ या उस आदमी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 30 देखेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है संस्थान स्थापित करना। जो संस्था है दोस्तों, भाषाई या धार्मिक आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छा की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापन करने का अधिकार है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखेंगे शिक्षण का अधिकार। तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि यदि सरकार अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो मुआवजा ऐसा हो जो उनके अधिकार को कम या समाप्त न करे। तीसरा पॉइंट देखेंगे भेदभाव न करना, ठीक है ना। राज्य सरकार सहायता करने में भेदभाव नहीं करेगी कि वह अल्पसंख्यक द्वारा संबंधित है। मतलब राज्य सरकार अगर अपना जो निधि है अगर वो किसी का सपोर्ट करती है तो वो भेदभाव नहीं करेगी कि वो अल्पसंख्यक है या किसी और की संस्था है, इस टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है ना। अल्पसंख्यक की परिभाषा, मतलब अल्पसंख्यक क्या है, इसकी परिभाषा क्या संविधान में दिया है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों पर लागू करता है। तो अभी अनुच्छेद 31 देखेंगे दोस्तों। संपत्ति का मौलिक अधिकार था हमारा, लेकिन उसको हटाकर अभी कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो दोस्तों फिलहाल यह अनुच्छेद 300 में इसको रखा गया है, ठीक है ना। ये कानूनी अधिकार है, अभी ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। तो अनुच्छेद 32 देखेंगे। देखिए हमने जितने भी मौलिक अधिकार देखे वो सभी को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 32 है, ठीक है ना। इसी अनुच्छेद को
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको हृदय और आत्मा क्या है कहा है। देखिए, संविधान का हृदय और आत्मा बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 32 क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलो इसको थोड़ा डीपली जानेंगे। पहला पॉइंट है रीट जारी करने की शक्ति। ये 5 प्रकार के दोस्तों। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, ठीक है ना। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, आप वो मूवी देख सकते हो। गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना, परम आदेश या मैंडमास, ठीक है ना। किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था का कर्तव्य पालन का आदेश। तीसरा पॉइंट है दोस्तों प्रतिषेध प्रोहिबिशन, ठीक है ना। निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्रों से बाहर जाने से रोकने के लिए। उत्प्रेषण, लंबित मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या निचले न्यायालय को आदेश को रद्द करने के लिए। अधिकार पृच्छा, तो दोस्तों ये क्वा वारंटो है, ये किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने पर पूछताछ करने के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है ना। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार केवल कागजों पर न रहे बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए। मतलब हम जो एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये ओनली डॉक्यूमेंट्री या ऐसे नॉर्मली ना रहे, इसको हमको प्रैक्टिकली व्यावहारिक जीवन में उसको संग्रहित करना है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात में ये सब जो 32 अनुच्छेद 32 जो भी बोलता है, क्या ये सब आपातकालीन टाइम में होगा? तो दोस्तों नहीं। जानेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत इस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मतलब पूरे अधिकार नहीं निलंबित किए जाएंगे, कुछ अनुच्छेद निलंबित कर सकते हैं या सभी भी निलंबित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अनुच्छेद 33 देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान संसद को सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। किसको शक्ति प्रदान करता है? संसद को, ठीक है ना। मतलब जितने भी हमारे बल है सुरक्षा वाले, पुलिस बल, अर्धसैनिक, सैनिक, ठीक है ना, खुफिया एजेंसी, इन सभी के जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, तो उनको सीमित या समाप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। और वो उसके ऊपर कोई ना कोई अलग से कानून बना सकता है, ठीक है ना। तो इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालत में नहीं जा सकते। जैसे अनुच्छेद 32 क्या बोलता है कि आप अदालत में जाओगे कि आपके अगर मौलिक अधिकार हक का हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हो, ठीक है ना। अनुच्छेद 34 देखेंगे दोस्तों कि मार्शल लॉ, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ प्रवृत्त है तब यह संसद को केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए शक्ति पूर्ति प्रदान करने का अधिकार करता है, ठीक है ना। संसद शक्ति, तो दोस्तों संसद की शक्ति क्या है अब थोड़ी सी हम जानेंगे कि संसद कानून के माध्यम से मार्शल लॉ के तहत दिए गए दंडादेश या अन्य कार्यों को वैध घोषित कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं मौलिक अधिकारों का प्रभाव। तो मौलिक अधिकारों का प्रभाव क्या है? मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में मौलिक अधिकार सीमित या निलंबित हो सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 35 देखेंगे दोस्तों, संसद की जो विशेष शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 35 बोलता है कि अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। तो दोस्तों संविधान का भाग 3 समाप्त होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।